कि राहुल गांधी के वकील ने उस बयान को वापस लेने का फैसला किया है। ये मेरे हाथ में वो कागज है, प्रेस रिलीज है। राहुल गांधी के वकील ने उस बयान को वापस लेने का फैसला किया है जिसमें उन्होंने खुद राहुल गांधी की तरफ से पुणे की एक अदालत में आज दोपहर को यह कहा था कि उनकी जान को खतरा है और कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जान को खतरा, जी हाँ, ये बात आज शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे सामने आई थी कि पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी जान को खतरा है और इस वजह से उनको राहत दी जाए। लेकिन आज शाम होते होते, मतलब आप समझ लीजिए कि महज 3 घंटे के अंदर राहुल गांधी के वकील सामने आ गए और राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्होंने अदालत में राहुल गांधी की तरफ से जो लिखित आवेदन दिया था उसके लिए उन्होंने उनकी सहमति नहीं ली थी और इसीलिए ये बात अब वापस ली जाएगी कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये क्या से क्या हुआ है इतने गंभीर मसले पर, यानी ये मामला पेचीदा हो गया है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे पूछे कोर्ट में इतनी बड़ी बात कह दी और फिर खुद अपनी गलती मानकर इस बयान को वापस ले लिया। इसमें 3-4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर वकील ने राहुल गांधी से पूछे बिना ये बात डाली तो क्या वो राहुल गांधी के बिहाफ पर झूठ बोल रहे थे कोर्ट के सामने? दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी इस बात को नहीं जानते थे लेकिन वकील ने ये डाल दी तो क्या उसके बाद वकील पर यह दबाव बनाया गया कि तुम ये जनता के सामने बोलो कि मेरी जान को खतरा है, ये बात मैंने नहीं बताई है, तुमने अपने दम पर कहा था? क्योंकि आपने कभी शायद ही सुना हो कि वकील आके कह रहा हो कि ये बात मैंने अपने बिहाफ पर कही है और अपने वकील के बिहाफ पर नहीं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके वकील ने कहा है कि ये बयान मैंने अपनी तरफ से कहा था और राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये बयान अब वापस ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब यह है, पूरा मामला 2023 का है जब राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसके खिलाफ सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सत्यकी सावरकर वीर सावरकर के भतीजे के बेटे हैं और उनके नाना नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर गलत और भ्रामक दावे किए हैं और इस मामले में अदालत को उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाऊंगी कि इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। तो कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं क्योंकि आज जो ये चिट्ठी आई है और कोर्ट से जो तमाम बातें कही गई हैं वो सब बड़ी हैं। फुल स्क्रीन एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने अपने लिखित आवेदन में अदालत को क्या क्या बताया था वो हम आपको बताते हैं। वीर सावरकर का ये एक ऐसा मामला है जो महाराष्ट्र में जाकर इसी कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है क्योंकि वीर सावरकर को, आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। वीर सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा सियासी मुद्दा बन जाता है। वीर सावरकर पर बयान से जान को खतरा, ये पहले बात आई लगभग 5 साढ़े 5 बजे की ये बात है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के वंशज उन्हें जान से मारना चाहते हैं, ये सब कुछ कोर्ट में कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब से उन्होंने चुनावों में होने वाली वोट चोरी का खुलासा किया है तब से उनके राजनीतिक विरोधी भड़के हुए हैं। मतलब जान का खतरा सीधे सीधे वोट चोरी से जोड़ दिया गया। पहले गोडसे की सोच रखने वाले लोगों से खतरा और फिर वोट चोरी का आरोप की वजह से खतरा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकियां दी हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने धमकियां दी हैं, यह भी लिखा गया, जिनमें रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी कहा है और यह बात भी राहुल गांधी के आवेदन में लिखी हुई थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा है, यह बात भी लिखी गई। उनका यह भी कहना था कि उन्हें डर है कि उनके साथ हमला, झूठा केस या किसी और तरह की टारगेटिंग हो सकती है। यह सब लिखा गया है। राहुल गांधी ने अदालत से अपील की थी कि इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देना चाहिए, यानी यहां वो महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करके अपनी जान को खतरा होने की बात कह रहे थे। महात्मा गांधी को मारने वालों की सोच मेरे पीछे अब लग गई है और इतिहास नहीं दोहराना चाहिए। यहां वो सीधा रेफरेंस कर रहे थे कि महात्मा गांधी की जैसे हत्या हुई मेरी ना हो जाए। और इन सब बातों के आधार पर राहुल गांधी ने कोर्ट से
प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मांगा था, जिसका मतलब यह था कि राहुल गांधी अदालत से यह कह रहे थे कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और इसीलिए कोर्ट राज्य सरकार को यह कहे कि उन्हें पहले से सुरक्षा दी जाए ताकि सुनवाई के दौरान या उससे पहले कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब उनके वकील ने जो बयान दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वकील ने बाकायदा एक बयान देकर, ये देखिए, ये जो चिट्ठी मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी, ये चिट्ठी मेरे पास है, ये बाकायदा मिलिंद डी पवार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज में ही उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं। इस प्रेस रिलीज में वो साफ साफ लिखते हैं कि राहुल गांधी के बिना द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेस वाज ड्राफ्टेड बाय मी विदाउट कंसल्टिंग माय क्लाइंट श्री राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी से बात किए बिना ही इतने गंभीर आरोप और इस तरह के इल्जाम, जान की खतरा को मारने वाले, वोट चोरी से उसे जोड़ना, यानी न सिर्फ महात्मा गांधी को मारने वाले, गोडसे की सोच रखने वाले, बल्कि सीधे सीधे इस पूरे मामले में अब वोट चोरी का जो एसआईआर को लेकर वो इल्जाम लगा रहे हैं, उन सबको जोड़ते हुए ये बातें कही गई थी। राहुल गांधी ने इससे पहले भी अदालतों में अपने बयानों को बदला है, लेकिन ये पहली बार है जब एक ही दिन में उनका एक लिखित आवेदन कोर्ट में जमा हुआ और उसके बाद उनके वकील ने इसे वापस भी ले लिया। इससे ऐसा भी लगता है कि आज शाम को कुछ ऐसा हुआ जो अब तक की कहानी से मिसिंग है और ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर राहुल गांधी को जान से, कि उनकी जान को खतरा नहीं था, तो उनके वकील ने बिना उनकी सहमति के ये बातें कहां से कह दी? क्या ये बातें गढ़ी गई? क्या कोर्ट के सामने झूठ बोला गया, लिखित तौर पर झूठ बोला गया? सवाल यह भी है कि अगर ये झूठ बोला गया तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये इल्जाम बहुत गंभीर है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा करना, फिर इससे पलट जाना काफी गंभीर माना जाएगा। इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी ने अपने लिखित आवेदन में सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया था कि जब से उन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया है तब से उनके राजनीतिक विरोधी भड़क गए। यह एक ऐसा बयान था जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होना ही था और उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। आज भी बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव की लोकसभा सीटों का जिक्र किया और यह बताया कि इन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में भी कई डुप्लीकेट और फर्जी पते वाले वोटर्स हैं। तो क्या इसका मतलब भी ये माना जाएगा कि इन सभी सीटों पर ये सारे नेता चुनावों को चुराकर सांसद बने हैं? बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि इन सीटों की वोटर लिस्ट में क्या क्या गड़बड़ झाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, क्योंकि आज इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया और अब बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि वायनाड सीट जहां से प्रियंका वाड्रा गांधी जीती हैं, वहां पर 93,499 संदिग्ध वोटर हैं। एक से ज्यादा जगहों पर जो वोटर हैं उनकी संख्या है 20,438। फर्जी पता वाले हैं 17,450। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर हैं 4,246 और नए वोटर हैं 51,365। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो ये फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स की ही कोई भरना होता है, लेकिन वायनाड में 99 से 102 साल के वोटर्स ने भी नए युवा वोटर्स वाला फॉर्म 6 भरा हुआ है। ये खबर बहुत दिलचस्प है, इसको एक बार फिर से आपको बताते हैं क्योंकि मामला फॉर्म 6 का है और फॉर्म 6 को लेकर जो गड़बड़ झाला है इसको आपको समझना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग ये 4,000 हमने आपको बता दिया, 4,246 है जो अलग धर्म जाति वाले हैं, लेकिन इनका पता कुछ ही घरों में चला है। अब आगे बढ़िएगा तो आपको फॉर्म 6 के बारे में पता चलेगा। 51,000 से ज्यादा नए वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भरा हुआ है। ये फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स को ही भरना होता है, लेकिन यहां पर 99 से 102 साल के वोटर्स ने भी फॉर्म 6 भरा हुआ है और वो नए वोटर्स में शामिल हुए हैं। तो ये हो गई बात वायनाड की। अब रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां का भी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के मुताबिक, ये वायनाड हमने दिखा दिया, अब रायबरेली लाइए। रायबरेली में भी ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि यहां पर भी बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो कि फर्जी वोट्स हैं।
वायनाड के बाद अब रायबरेली हम आपके सामने रखने वाले हैं, बल्कि वायनाड में से भी ज्यादा कई सीटों पर है। वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, इन 3 सीटों पर है, तो हम आपको अब दिखाएंगे कुछ ही देर में। इसी तरह से रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो संदिग्ध वोटर्स की संख्या वहां भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, एक तरह से राहुल गांधी का जो तीर था वही तीर बीजेपी हाथ में लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ उछाल रही है। राहुल गांधी ने आज, ये देखिए, ये बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब की हम सीटें आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में 93,000 की बात उन्होंने की थी, अलग अलग जगहों पर मास वोटर एडिशंस, मैनिपुलेटेड एजेस, उम्र भी अलग अलग सबकी बताई गई है। ये सब कुछ आज पूरे मतलब नंबर्स के साथ, चेहरे के साथ आज बीजेपी ने भी ठीक वही काम किया है। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट देखिए, वहां पर भी इसी तरह की समस्या है। और हम अब चलिए, मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले ये राहुल गांधी का, मुझे लगता है कि जो आरोप है संदिग्ध वोटर का, वो आ गया है रायबरेली का। आपको दिखाते हैं, 2 लाख से ज्यादा वोट्स हैं, 2,89,000। एक से ज्यादा जगहों के वोटर 19,512 है। फर्जी वो पता वाले 71,977 है। एक घर में कई धर्म जाति 15,853 और नए वोटर 92,747। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट पर भी संदिग्ध वोटर्स की संख्या 2,91,000 है। ये देखिए, 2,91,798। एक से ज्यादा जगहों पर 16,163। फर्जी पता 1,53,919। 25,000 देखिए, 25,772। एक घर में कई धर्म जातियों के लोग हैं और नए वोटर्स 74,531। तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यहां पर जो संदिग्ध वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 3 लाख है। तो कुल मिलाकर ये सभी आंकड़े देखने के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है। डिंपल यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट, यहां पर 2,55,000 संदिग्ध वोटर्स मिले हैं। अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर 2,59,000 संदिग्ध वोटर्स। तमिलनाडु की जिस कोलाथूर विधानसभा सीट से एमके स्टालिन विधायक हैं, वहां भी 19,000 संदिग्ध वोटर्स हैं। तो अभिषेक बैनर्जी का आपने देखिए, लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर है यहां पर संदिग्ध वोटर्स। ऐसे ही स्टालिन की सीट देखिए आप, यहां पर 19,000, क्योंकि विधानसभा है, कम वहां पर मतदाता होते हैं। 19,000 यहां पर संदिग्ध वोटर्स बता रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी का तमाम आरोप है जो हमने आपको दिखा दिया। और अब वो कह रहे हैं कि तो क्या इन तमाम जगहों पर भी जो जीता है वो कैंसिल कर दिया जाए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बैनर्जी, एमके स्टालिन, क्या वो भी वोट चोरी से चुनाव जीते हैं? आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के एटम बॉम्ब का जवाब दिया और दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सोनिया गांधी को लेकर अब तक का सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने दावा किया है कि सोनिया गांधी को जब भारत की नागरिकता भी नहीं मिली थी तब वो इस देश की वोटर बन चुकी थी। पूरा आपको टाइमलाइन बताते हैं। उन्होंने 1980 की एक वोटर लिस्ट को पोस्ट किया है जिसमें इंदिरा गांधी, ये 1980 की वोटर लिस्ट है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नाम आपको दिख रहे होंगे, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, सबका नाम वोटर के तौर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें पता लिखा है एक सफदरजंग रोड, जो इस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस वक्त आवास था, निवास था। इसमें सोनिया गांधी की उम्र भी लिखी थी जो 35 साल थी। अब इस पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि अगली बात जो हम आपको बताएंगे उससे आपको समझ में आएगा। ये वोटर लिस्ट है 1980 का, लेकिन सवाल यह है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक कब बनी?
कुछ लोग दावा करते हैं कि उस वक्त गलती से वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम आ गया होगा और इसके पीछे मतदान कर्मियों की लापरवाही रही होगी। लेकिन अगर आप इस स्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सोनिया गांधी की बिल्कुल सही उम्र लिखी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि वाकई में उन्होंने भारत की नागरिकता लेने से पहले ही अपना वोटर कार्ड बनवा लिया था। साल 1982 जब इस पर खूब विवाद हुआ तब उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा भी दिया गया क्योंकि वो नागरिक ही नहीं बनी थी। लेकिन फिर जनवरी 1983 की नई वोटर लिस्ट में फिर से उनका नाम जोड़ दिया गया और यह भी तब हुआ जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक जनवरी 83 में नहीं बनी थी। 1968 में वो, मतलब अगर आप देखिए तो 1983 में वो बनी, लेकिन 30 अप्रैल को बनी। 1968 में राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली थी और इससे पहले वो इटली की नागरिक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले ही भारत की प्रधानमंत्री के पते पर उनका वोटर कार्ड बन गया था। और अब बीजेपी इन्हीं सबूतों को दिखाकर यह कह रही है कि क्या कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाने से पहले इस इतिहास को पलटकर जरा देखेगी। इन आरोपों के बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा और पूरे देश को पिछली बातें भूलकर आज के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसी घटनाओं का पता चलता है और ये बातें सामने आती हैं कि कांग्रेस ने उस जमाने में चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया था, तो क्या देश को इसके बारे में नहीं जानना चाहिए और देश ये तय ना करे कि वो चुनाव आयोग को संभालने पर किस पर भरोसा करे। ये आपका इतिहास है तो ये भी तो दिखाया जाएगा। आप खुद 1991 की ये तस्वीर देखिए जिसमें राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अभिनेता राजेश खन्ना एक साथ वोट डालते हुए दिख रहे हैं। उस वक्त भी हमारे देश में बैलेट सीक्रेसी का नियम था। आज आप भी वोट डालने जाते हैं तो आप अकेले अंदर जा सकते हैं। आपके परिवार वाले, आपके पति, आपके बच्चे या आपकी पत्नी, कोई भी आपके साथ नहीं जाता। सीक्रेट बैलेट मतलब आप अकेले अंदर जाएंगे, वोट डालेंगे। तब भी ये 1991 की तस्वीर है और तब भी सीक्रेसी ऑफ बैलेट यानी बैलेट सीक्रेसी का नियम था, जिसके तहत मतदान केंद्र पर अपने वोट की गोपनीयता को बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी था। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर खुद तय कीजिए कि इसमें बैलेट सीक्रेसी कहां है, क्योंकि आपको 3-4 लोग एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे। अगर आप और पीछे जाएंगे तो भारत में बैलेट बॉक्स को लूटने का सबसे पहला, ये देखिए, ये उसी वक्त का वीडियो भी है। ये 92 का वीडियो है जो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं और परिवार के लोग बैलेट डाल रहे हैं। अब ये आप तय कीजिए कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट कितना रखा जा रहा है। यहां पर हालांकि जिस हिस्से में वो वोट डालती हुई दिख रही हैं वहां पर सीक्रेसी रखा गया है और आसपास में लोग दिख रहे हैं। फिर राजेश खन्ना जी पीछे चले जाते हैं और फिर उसी तरह से आगे प्रियंका जी भी वहां पर पहुंचकर वोट डाल रही हैं। भारत में बैलेट बॉक्स को लूटने का सबसे पहला आरोप कांग्रेस पर ही लगा था। साल 1957 भारत के पहले बूथ पर कांग्रेस समर्थकों ने बेगूसराय में कब्जा किया था। साल 1967 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 61 सीटें जीती, जिनमें 22 सीटें निर्विरोध जीती गई थी और कांग्रेस पर चुनावों को चुराने का ही आरोप लगा था। 1971 के रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से विपक्ष के साझा उम्मीदवार राजनारायण को हराया और खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए इंदिरा गांधी को दोषी माना और इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में ही इमरजेंसी लगाई। साल 1987 में कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर धांधली के आरोप लगे और सबसे बड़ी बात यह कि उस जमाने में कांग्रेस चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्तों पर रिटायरमेंट के बाद बड़ी मेहरबानी रहती थी। 58 से 67 के बीच, 1958 से 1967 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवीके सुंदरम को कांग्रेस ने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1982 से 85 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को राजीव गांधी की सरकार में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। हम मुख्य चुनाव आयुक्तों की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बीएस रमा देवी को 1997 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए
उन्होंने 99 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। 1996 से लेकर 2001 तक, जी हां, उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एमएस गिल को कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया और वो यूपीए की सरकार में खेल मंत्री भी बने। और आखिर में 2001 से 2004 के बीच भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो को भी इस तरह के पदों पर नियुक्त किया गया। लेकिन आज यही कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, कहती है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। इस मामले को ब्लैक और व्हाइट में देखने पर यह भी पता चलता है कि पहले कांग्रेस शायद चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लाभार्थी रही कि अब उसे चुनाव आयोग की किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता और यही लगता है कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो सकता है। इस बात को आप वाराणसी की इस मामले से भी जरा समझ सकते हैं। कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मतदाता सूची में एक ही पिता के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों ने अपना वोटर कार्ड बनवाया है। बाकायदा यूपी कांग्रेस ने इसे डाला। इनमें इन सभी 50 वोटर्स के पिता का नाम राम कमल दास लिखा था और कांग्रेस ने यह भी पूछा था कि कमल दास के एक बेटे की उम्र 28 साल और दूसरे बेटे की उम्र 72 साल कैसे हो सकती है। और इस दावे को देखकर देश के बहुत सारे लोगों को चुनाव आयोग पर शक हुआ कि देखिए वाराणसी में क्या हो रहा है। लेकिन अब पता चला है कि यह वोटर लिस्ट लोकसभा चुनावों की नहीं बल्कि 2023 के वाराणसी नगर निगम चुनाव की है। और इनमें स्वामी राम कमल दास वेदांती एक सन्यासी महंत हैं जो राम जानकी मठ से जुड़े हैं। उनके शिष्यों ने अपने गुरु का नाम इनके पिता के स्थान पर मतदाता सूची में दिया है और यह गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई है। सरकार ने साल 2026 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब ये झूठ खुल गया है। और आप वाराणसी से हमारी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। क्या एक ही व्यक्ति की 50 से ज़्यादा संतानें हो पाना संभव है? जी हाँ, वाराणसी का यह मुद्दा इस समय पूरी तरह से वायरल है और वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा है और बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। हम उसी पते पर आप पहुंचे हैं और ज़मीनी हकीकत आखिर में क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं उसमें पिता के नाम पे है, गुरु का ही नाम दिया जाता है, व्रत हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पे गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं। तो एक करेक्शन है, आपको बता दें, सरकार ने ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें शिष्य अपने पिता के नाम में गुरु का नाम लिख सकते हैं, इससे पहले मैंने गलती से 2026 बोल दिया था। दरअसल सरकार ने 2016 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी और इस बात की मान्यता है बाकायदा कि अगर आप अपने बच्चे के तौर पर गुरु का नाम हो सकता है पिता के तौर पर और बच्चे के तौर पर शिष्य का नाम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब देखिए आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझ लिया है कि कैसे ये पूरा मामला सामने था। कांग्रेस कहती है कि उसके आरोपों को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सच ये है कि वो खुद अपने दावों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती। पहले तो उसने वाराणसी की वोटर लिस्ट को लेकर भ्रम फैलाया और उसके बाद अब कांग्रेस के समर्थक अजय राय का स्वागत करके ये दिखा रहे हैं कि सीट पर तो अजय राय जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जीत असली नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये एक ऐसी हरकत है जिससे हेडलाइन तो बन सकती है, लेकिन इससे हमारे लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचता है।
आज अगर राहुल गांधी से चुनाव हारने वाले बीजेपी के नेता, सोनिया गांधी से चुनाव हारने वाले बीजेपी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव या अयोध्या की लोकसभा सीट पर चुनाव हारने वाले नेता जश्न मनाने लगे और कहें तो वोट चोरी से जीते हैं, इन नेताओं की जीत नकली है, तो आप क्या करेंगे? क्या तब ये इस बात को स्वीकार करेंगे? लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को समझ ही नहीं रहे। अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद। वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीज़ें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के, चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी थे। लोकतंत्र में इस तरह की बात करना शर्मनाक है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार कितनी बार से अजय राय इस सीट से लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वहां पर जीत रहे हैं। और अगर इस तरह की भाषा उनके शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ रायबरेली से लेकर अमेठी या अन्य जगहों पर वायनाड में इस्तेमाल की जाए तो कांग्रेस के नेता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र का, वोट का, वोटर का इस तरह का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिहार में भी एक वोटर कार्ड को लेकर कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे और प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों ने मिंटा देवी की टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और यह कहा था कि उनके वोटर कार्ड पर उनके जन्म का साल 1900 लिखा है, जिससे वो 124 साल की हो जाती है और कांग्रेस ने इसे बड़ा घोटाला बताया। अब मिंटा देवी ने कहा है कि उनके जन्म का साल 1990 था, जो गलती से 1900 हो गया और ये एक टाइपो एरर था। लेकिन विपक्षी नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया। इसका विरोध वो करती हैं, काफी गुस्से में है। सुनिए। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। उसको अगर नहीं लग रहा है तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं। आज एक और खबर ऐसी है जिसका भारत के सामाजिक और धार्मिक सौहार्द पर सीधा असर पड़ता है। खबर यह है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में 15 अगस्त को बूचड़खानों, मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए, जिस पर अब सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब तक इस तरह के फैसले त्योहारों के लिए लागू होते थे, लेकिन अब दावा है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बूचड़खानों, मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है। हालांकि इन दावों में थोड़ा सा झोल है और ऐसा लगता है कि अभी लोगों को आधी अधूरी बात बताई जा रही है। अब तक प्रमुख रूप से 2 राज्यों के नगर निगम ने इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इनमें पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है तेलंगाना। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर की महानगर पालिका ने 15 और 20 अगस्त को बूचड़खानों और मीट की दुकानों का बंद रखने का आदेश दिया। 15 अगस्त को यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि 15 अगस्त को गोकुल अष्टमी है, जिसे उत्तर भारत में जन्माष्टमी भी कहते हैं। जबकि 20 अगस्त को इसलिए मीट की दुकानों को बंद रखा गया है क्योंकि उस दिन जैन धर्म का एक त्योहार है जिसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं। यानी इस बार गोकुल अष्टमी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पड़ रही है, इसीलिए 15 अगस्त को मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। और मालेगांव की महानगर पालिका ने भी इन्हीं वजहों से 15 अगस्त को बूचड़खाने और मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। लेकिन मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली की महानगर पालिका ने कहा है कि वो ये पाबंदी गोकुल अष्टमी के साथ स्वतंत्रता दिवस की वजह से भी लगा रही है और इसी को लेकर सारा विवाद हो रहा है।
विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के लिए मीट की दुकानों को बंद रखना कहां तक सही है और क्या ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। हालांकि यहां एक तथ्य ये है कि कल्याण डोंबिवली में साल 1988 से ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी होता है, जिस पर इससे पहले कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस बार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और ये सब भी तब जब बाकी के नगर निगम और महानगर पालिकाओं ने गोकुल अष्टमी की वजह से ये पाबंदी लगाई है। इनमें तेलंगाना का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है, जिसने 15 और 16 अगस्त को सभी बूचड़खानों मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है। ये पाबंदी भी स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के त्योहार की वजह से लगाई गई है, लेकिन कुछ नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं और उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इनमें असदुद्दीन ओवैसी साहब इन पाबंदियों को असंवैधानिक बता रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इन फैसलों की आलोचना की है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर ये पाबंदी त्योहार की वजह से लगाई गई है तो भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाएं नॉन वेज खाएं। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। ये फैसला कोई इस सरकार ने लिया हुआ नहीं है। 1988 से ये फैसला चला आया है, हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है। हमने कोई नया फैसला लिया नहीं है। भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये सोच रहे हैं कि मीट से, चिकन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, आपको असदुद्दीन ओवैसी के कद के नेता, सांसद तुरंत उस पर बोलने के लिए इतने आतुर क्यों दिखते हैं। ये सारा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 15 और 16 अगस्त की तारीख को पड़ रहा है, जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। जन्माष्टमी का मतलब उस तारीख से होता है जो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। मान्यता है कि इसी दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वो भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार थे। आज भी हमारे देश में जन्माष्टमी के मौके पर बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और ये व्रत रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ खोला जाता है। और यही वजह है कि जन्माष्टमी के मौके पर मीट की दुकानों को बंद रखकर लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ गायों का ही नहीं बल्कि सभी जीवों का रक्षक माना गया है और इस वजह से आज भी मथुरा और वृंदावन जैसे शहरों में भगवान श्री कृष्ण के लाखों भक्त अहिंसा, शाकाहार के सिद्धांत से जुड़े हैं। लेकिन हमारी राजनीति ऐसी है कि जैसे ही किसी वजह से मीट की दुकानों को बंद करने की बात हुई, कुछ नेता इस मुद्दे पर फौरन सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। बाकी सवालों पर आप पूछिए तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर बोलिए तो वो फौरन आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे पर बोलकर एक खास वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा सकती है। और उनके सक्रिय होने का कारण यह है कि हमारे देश में ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि भारत में ज्यादातर मीट की दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही होती है और इन्हीं मुस्लिम वोटों के लिए इस पूरे मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन आज इन नेताओं को ये आंकड़े भी एक बार जरूर देखने चाहिए। भारत में 60% मीट की दुकानें और इसका व्यापार हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की होती हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि आंकड़े अलग अलग एनजीओज की रिपोर्ट के अनुमान से निकाले गए हैं। जो लोग हिंदू त्योहारों पर मीट की दुकानों को बंद रखने का विरोध करते हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सऊदी अरब के मक्का में, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और जहां आज अलकाबा और अल हरम मस्जिद है, वहां शराब नहीं बेची जा सकती और ना ही वहां गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत है। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में
रमजान के महीने में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कुछ भी खाने पीने से हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे रोजे रखने वाले मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन वहां इस पर कभी विवाद नहीं होता। भारत में इस विवाद की एक वजह यह भी है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है जो मांसाहार है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं। खुद सरकार कहती है कि भारत में 15 से 49 साल के 83.4% पुरुष और 70.6% महिलाएं मांसाहारी। और भारत में नवरात्र के दौरान भी 30% लोग मछली, मीट, चिकन, अंडा सब खाते हैं। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो 2006 में भारत के 80% लोग मांसाहारी थे, 80%, और अब इनकी संख्या 87% हो गई है, 87%। और इनमें भी जो लोग गरीब हैं या जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, उनमें नॉनवेज खाना ज्यादा खाया जाता है। कई लोग आजकल हेल्थ रीजंस की वजह से वीगन डाइट पर जा रहे हैं, तो अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी अपनी खाने की चॉइसेस रखते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आप देखिए उत्तर पूर्व के सभी राज्य, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 80% या उससे ज्यादा आबादी मांसाहारी है। जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 50% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। और असल में यह फर्क मिट गया है कि मुसलमान ज्यादा मीट खाते हैं और मीट की दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही होती है। अब ज्यादातर हिंदू भी मांसाहारी है, इसीलिए हमारे नेताओं को अब अपनी राजनीति बदलने की जरूरत है। ये नंबर देख लीजिए, खाने वालों में भी हिंदू उतने ही हैं और बेचने वालों में। सवाल है कि क्या अगर एक धर्म से जुड़ी हुई आस्था की वजह से बात एक दिन बंद करने की है, तो इसमें फिर इतनी पॉलिटिक्स क्यों? हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि इस देश में ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। आज जब हिंदू त्योहारों पर मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए इतना हंगामा होता है, तब देश के लगभग सभी राज्यों में रमजान के पूरे महीने में शराब की दुकानें खुली रहती हैं और कुछ राज्यों में तो रमजान के वक्त शराब की एक के साथ एक बॉटल फ्री भी बांटी गई। तो कुल मिलाकर यह बात भी अहम है कि हर धर्म की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, बराबरी से होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसके बावजूद धर्म को लेकर पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा राजनीति हमारे देश भारत में होती है। इस बात को आप छत्तीसगढ़ की इस खबर से भी समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की सभी मस्जिद, मदरसों, दरगाहों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया। मैं आपको अब इस आदेश की एक कॉपी दिखाती हूं। मेरे हाथ में इस आदेश की भी एक कॉपी है, ये जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको जरा पढ़कर बताती हूं, क्योंकि इसमें लिखा है कि आप 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जावे। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गलत है? जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, जहां की हवा में सांस लेते हैं, उस देश का तिरंगा तो सीने से लगाया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ की कुछ मस्जिदों, मदरसों को इस आदेश पर आपत्ति है और उनका कहना है कि मस्जिदों पर तिरंगा फहराने का फैसला सही नहीं हो सकता। सोचिए, जिस तिरंगे की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देने से पहले एक बार नहीं सोचते, उसी तिरंगे को इस देश में किस तरह धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। यह तिरंगा ना तो किसी पार्टी का है, ना किसी सरकार का है, ना किसी नेता का है, ना किसी धर्म का है। यह तिरंगा हमारे देश भारत का है और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की पहचान इसी तिरंगे से है। और इसीलिए हमें लगता है कि इससे किसी को भी परेशानी कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सैनिक अपनी जान की आहुति इस देश की सरहद पर देता है, वो ये नहीं देखता कि वो किस धर्म के व्यक्ति को बचा रहा है, वो भारतवासी को बचाता है, वो भारत के लिए अपने प्राण का सर्वोच्च बलिदान देता है। और आप भी जब विदेश घूमने जाते हैं ना,
तो यही भारत का पासपोर्ट आपके काम आता है। अगर इसके बाद भी कोई ये कहता है कि तिरंगा कोई इस्लामिक प्रतीक नहीं है और मुसलमान तिरंगे को फहराने के लिए मजबूर नहीं है, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। दुनिया में एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जहां के नागरिक अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इनकार करते हो। और भारत में भी पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया है। तमाम मुल्क ऐसे हैं। ये तुर्की की आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग देशों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां की मस्जिदों पर उन देशों के झंडों को लहराया जाता है, गर्व के साथ लहराया जाता है। फिर भारत में क्यों परहेज? 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मौके पर वक्फ बोर्ड के ही आदेश पर केरल की 10,000 मस्जिदों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया गया था और उस वक्त ऐसा करने से इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश में ऐसा क्यों है कि यहां तिरंगा फहराने के लिए आदेश जारी करने पड़ते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या इस देश में बिना आदेश के हमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा नहीं फहराना चाहिए? लेकिन हमारे देश में तो इस पर भी विवाद हो जाता है। तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान का प्रतीक है। राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व के लिए हर मस्जिद के मुतवल्ली को दिशा निर्देश दिया गया है कि मस्जिद के परिसर या मस्जिद के मुख्य द्वार में ध्वजारोहण होना चाहिए, क्योंकि जो तिरंगा का सम्मान नहीं करेगा और जो देश का सम्मान नहीं करेगा, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश की आज़ादी के पीछे सब लोग का योगदान था, तो तिरंगा फहराने में क्या थे? जब तिरंगा से प्यार नहीं है तो उनको देश से भी प्यार नहीं है, तो ऐसे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, इसलिए ध्वजारोहण होना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। ये मामला सट्टेबाजी ऐप 1xBet का विज्ञापन करने से जुड़ा है। दरअसल हमारे देश में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। इससे जुड़े किसी मोबाइल ऐप या गेमिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करना, उससे पैसा कमाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। सुरेश रैना पर आरोप है कि उन्होंने 1xBet को प्रमोट करने के लिए उसके विज्ञापन से लाखों रुपए कमाए हैं। ईडी के मुताबिक सट्टेबाजी ऐप गैर कानूनी रूप से पैसा कमाती है और उन्होंने गैर कानूनी रूप से कमाया गया पैसा ही विज्ञापन करने के नाम पर सुरेश रैना को दिया। ईडी सुरेश रैना से कुछ खास सवाल के जवाब मांग रही है, जैसे वो जानना चाहती है कि 1xBet को प्रमोट करने में उनका रोल क्या था और क्या उन्होंने सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का भी विज्ञापन किया था। ईडी ये भी जानना चाहती है कि विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्या उन्हें सट्टेबाजी ऐप के बारे में पता था। ईडी ये भी जानना चाहती है कि सुरेश रैना को सट्टेबाजी ऐप के विज्ञापन करने का पैसा कैसे और किससे मिला। सुरेश रैना से यह भी पूछा गया कि क्या 1xBet के मालिकों से उनकी बातचीत हुई थी। अब देखिए, कुल मिलाकर सुरेश रैना को एक ऐसा मामले में ईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े हैं जिसमें देश के 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज फंसे हुए हैं। आज उनकी तस्वीर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसमें फंसे हुए, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स। आपने देखा होगा कि टीवी पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापनों के जरिए सामान बेचते हैं। सुपरस्टार्स का चेहरा देखकर देश की जनता वो सामान भी खरीद लेती है। जनता को लगता है कि देश का इतना बड़ा सेलिब्रिटी अगर कोई सामान बेच रहा है या सेवाएं लेने के लिए कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। ईडी की नजर अब एक ऐसे सेलिब्रिटी पर पड़ गई है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सट्टेबाजी करने वाली मोबाइल ऐप का प्रचार किया था। ईडी पिछले कुछ वर्षों से सट्टेबाजी करने वाली मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। उसे अपनी जांच में पता चला है कि इन सट्टेबाजी ऐप के विज्ञापन और इवेंट के नाम पर देश के कई सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए मिले हैं। ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 50 के तहत हो रही है। सेक्शन 5 के तहत आपराधिक गतिविधियों से होने वाली कमाई की जांच होती है। सेक्शन 50 के तहत 50 के तहत सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करने वाले कलाकारों को समन भेजा जाता है, समन किया गया है और ईडी दफ्तर इसी वजह से वो आज पहुंचे। ईडी की जांच मुख्य रूप से 5 सट्टेबाजी ऐप पर चल रही है। मैजिक विन, तो आप भी ध्यान से देख लीजिए ये ना। ईडी की जांच जिन सट्टेबाजी ऐप्स पर चल रही है उनमें है मैजिक विन, फेयर प्ले, महादेव ऐप, ऑक्टा FX और 1xBet। इन सट्टेबाजी ऐप पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की है। इसके बाद सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट तैयार की गई है, ऐप्स के इवेंट में शामिल हुए हैं या फिर विज्ञापन से उन्होंने पैसा कमाया है। हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज के नाम है जिन्होंने सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था। ईडी की इन पर नजर है, जैसे मैजिक विन सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करने वालों में विद्युत जामवाल, शमिता शेट्टी, अन्वेशी जैन,
शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, जरीन खान, नरगिस फाखरी, करण सिंह ग्रोवर, मल्लिका शेरावत और WWE रेसलर द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह शामिल है। फेयर प्ले नाम की सट्टेबाजी है आपका विज्ञापन करने वालों में सिंगर बादशाह, जैकलिन फर्नांडिस, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, संजय दत्त, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े जैसे कलाकार हैं। ऑक्टा, एफएक्स और 1x बेट जैसे सट्टेबाजी ऐप के लिए सुरेश रैना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, युवराज सिंह, शिखर धवन, यजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर ने विज्ञापन किया। और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप स्कैम को लेकर ईडी की नजर कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, मोनी रॉय, डेजी शाह, विवेक ओबरॉय, हुमा कुरैशी, शक्ति कपूर पर भी नजर है। 1x बेट सट्टेबाजी ऐप को विज्ञापन को लेकर सुरेश रैना से पहले भी शिखर धवन को समन किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए थे। ईडी की लिस्ट में दक्षिण भारतीय फिल्मों के कलाकारों से भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें 3 नाम बड़े हैं। विजय देवरकोंडा, राणा डगुबाती और प्रकाश राज शामिल है। देखा जाए तो किसी प्रोडक्ट या मोबाइल ऐप का विज्ञापन करने भर से कोई सेलिब्रिटी अपराधी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि कई बार सेलिब्रिटीज को ये विज्ञापन थर्ड पार्टी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि विज्ञापन करने वाले को उस प्रोडक्ट या उसकी कंपनी की कमाई के सोर्स के बारे में जानकारी नहीं होती। एजेंसी उनको अप्रोच करती है और इस वजह से वो उस विज्ञापन के लिए तैयार होते हैं और फिर वो उस एजेंसी के तहत, उस एजेंसी के जरिए उससे पैसा लेते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी बताते हैं, क्योंकि देश में खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है और ये 8 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55% के स्तर पर आ चुकी है, जबकि जून में रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी खुदरा महंगाई दर 2.1% थी। मई में 2.82% के स्तर पर थी। जुलाई में ये महंगाई दर अब तक के दूसरे सबसे निचले स्तर पर है। जून 2017 में खुदरा महंगाई दर 1.46% पर थी। जुलाई की रिटेल महंगाई दर आरबीआई की महंगाई दर की सीमा से काफी नीचे है। आरबीआई ने महंगाई दर की सीमा 2% से 6% रखी थी। जनवरी 2019 के बाद यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई की महंगाई के लक्ष्य से भी नीचे आ गई है और यह गिरावट आम आदमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है। महंगाई दर में गिरावट की प्रमुख वजह है दाल हो, सब्जी, अनाज, अंडा, चीनी, मिठाई, खाद्य पदार्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन के लिए जरूरी चीजों की कीमत में कमी आना। रूरल इन्फ्लेशन जून के 1.72% से घटकर जुलाई में 1.18% हो गई, जबकि शहरी महंगाई 2.56% से घटकर 2.0% हो गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फूड इन्फ्लेशन में भी तेजी हो गई है। अब आपको पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में बताते हैं। 25 साल के अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो चुकी है। उनकी सगाई सचिन के करीबी दोस्त रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हुई है।